जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को प्रेजेंट टाइम में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जा रहा है। भारत के प्राचीन इतिहास के गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हर दिन की तरह दोस्तों, सबसे पहले आइए चलते हैं कल के चैप्टर को एक बार रिवीजन करते हैं और पुनः आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल का चैप्टर था गुप्त साम्राज्य भाग 4, जिसमें हम लोग पढ़े थे गुप्त काल के साहित्य के बारे में। गुप्त काल के साहित्य के बारे में पढ़े थे और उसके बाद गुप्त काल के वास्तुकला के बारे में पढ़े थे कल के चैप्टर में। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कल के चैप्टर को रिवीजन करते हैं, पुनः आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कल के चैप्टर में पहला ही प्रश्न बना था, भारत की वह कौन सी रचना है जिसका दूसरी बार यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। भारत की वह कौन सी रचना है जिसका दूसरी बार यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। इसका उत्तर बना था भागवत गीता एक ऐसी रचना है। भारत की भागवत गीता एक ऐसी रचना है जिसका दूसरी बार यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। और दोस्तों, ध्यान देंगे, इसके पहले हमने आपको बताया था अभिज्ञान शकुंतलम भारत की एक ऐसी रचना है जिसका प्रथम बार यानी पहली बार यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। और दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न बन रहा है कि भारत की वह कौन सी रचना है जिसका दूसरी बार यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो इसका उत्तर बना भगवत गीता भारत की एक ऐसी रचना है जिसका दूसरी बार यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में पंचतंत्र की रचना की जा रही है और कौन कर रहा है, विष्णु शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। फिर अगला प्रश्न बना संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ किसे माना जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था पंचतंत्र को संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। फिर अगला प्रश्न बना अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका उत्तर बना था अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। और अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में किस बात का वर्णन है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन है। किसके प्रेम कथा का वर्णन, दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न बना मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी थी। इसका उत्तर बना था मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। और मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक में किस बात का वर्णन किया गया था, ये प्रश्न बना। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक में अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बना विक्रमोर्वशीयम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था विक्रमोर्वशीयम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। और अगला प्रश्न बना विक्रमोर्वशीयम पुस्तक में किस बात का वर्णन है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बना था विक्रमोर्वशीयम पुस्तक में सम्राट पूर्वा एवं उर्वशी अप्सरा के प्रेम कथा का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, विक्रमोर्वशीयम पुस्तक में सम्राट पूर्वा एवं उर्वशी अप्सरा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बना था मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी थी। इसका उत्तर बना था मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त ने लिखी थी। किसने लिखा था, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। और अगला प्रश्न बना मुद्रा राक्षस पुस्तक में किस बात का वर्णन है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के सिंहासन पर बैठ रहा है उस समय के कथा का वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस
पुस्तक में। तो दोस्तों प्रश्न आया मुद्रा राक्षस पुस्तक में किसका वर्णन है? आप उत्तर देंगे मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न बना मृच्छकटिकम पुस्तक किसने लिखा था? उत्तर है मृच्छकटिकम पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। और फिर अगला प्रश्न बना मृच्छकटिकम पुस्तक में किस बात का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है मृच्छकटिकम पुस्तक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना और इनके अलावा राजा, ब्राह्मण, जुआरी, वेश्या, व्यापारी, चोर एवं धूर्तदास का वर्णन किया गया है। मृच्छकटिकम पुस्तक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना और इनके अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, वेश्या, व्यापारी, चोर एवं धूर्तदास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बना देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न बना देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में किस बात का वर्णन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में, या ऐसे कह सकते हैं देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक इस ऐतिहासिक नाटक में। दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम जो पुस्तक है यह एक ऐतिहासिक नाटक था और इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शक राज का वध कर ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन किया गया है। फिर अगला प्रश्न बना चारुदत्तम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका उत्तर बना था चारुदत्तम पुस्तक भास के द्वारा लिखी गई थी। और अगला प्रश्न बना चारुदत्तम पुस्तक में किस बात का वर्णन है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चारुदत्तम पुस्तक इस नाटक का, ध्यान दीजिएगा चारुदत्तम पुस्तक भी एक नाटक है और इस नाटक में नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। और फिर अगला प्रश्न बना स्वप्नवास बदत्तम पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे स्वप्नवास बदत्तम पुस्तक भास के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? भास के द्वारा लिखी गई थी। और अगला प्रश्न बना स्वप्नवास बदत्तम पुस्तक में किस बात का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों उत्तर है स्वप्नवास बदत्तम पुस्तक में महाराज उदयन और वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया था गुप्त काल के वास्तुकला के बारे में, और गुप्त काल के वास्तुकला से संबंधित पहला प्रश्न बना था वो था बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था बाघ की गुफाएं धार जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक धार जिला है, वहीं पर बाघ की गुफाएं स्थित हैं। फिर अगला प्रश्न बना किस काल में बाघ के गुफाओं का वर्णन किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था गुप्त काल में बाघ के गुफाओं का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न बना था एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा एरण का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में पड़ रहा है और मध्य प्रदेश स्टेट में एक सागर जिला है, वहाँ पर एरण का विष्णु मंदिर था और गुप्त काल में बाघ के गुफाओं का वर्णन किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कल के चैप्टर को रिवीजन करा दिया। अब आइए आज के चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर भी है गुप्त साम्राज्य भाग 5 और आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के वास्तुकला के बारे में। और सबसे पहले गुप्त काल के वास्तुकला में पहले प्रश्न बन रहा है भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर देंगे आप लोग भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश स्टेट है, वहाँ पर एक जिला सतना है, वहाँ पर स्थित है भूमरा का शिव मंदिर। प्रश्न आएगा भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप उत्तर देंगे भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न बना सांची का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सांची का मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों
जितना भी मंदिर आ रहा है वो मध्य प्रदेश स्टेट में ही दिखाई दे रहा है। जैसे अभी भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है, सांची का मंदिर मध्य प्रदेश में है, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और सांची का मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न बना, पिपरिया का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पिपरिया का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है और जिला कौन सा पड़ता है? सतना जिला पड़ता है। यानी कि पिपरिया का जो विष्णु मंदिर है दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिला में पड़ता है। प्रश्न आएगा पिपरिया का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप उत्तर देंगे पिपरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिला में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न आया, तिगवा का कंकाली देवी मंदिर कहाँ है? दोस्तों इसका उत्तर है तिगवा का कंकाली देवी मंदिर मध्य प्रदेश में है। दोस्तों तिगवा का जो कंकाली मंदिर है ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ रहा है और दोस्तों जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है जबलपुर, वहाँ पर स्थित है कौन सा मंदिर? तिगवा का कंकाली मंदिर। प्रश्न आएगा तिगवा का कंकाली मंदिर कहाँ पर है? तो आप उत्तर देंगे तिगवा का कंकाली मंदिर या कंकाली देवी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आया, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ध्यान दीजिएगा ये भी मध्य प्रदेश में ही आ रहा है और स्थान है जबलपुर। तिगवा का कंकाली मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है और तिगवा का विष्णु मंदिर भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही स्थित है। फिर अगला प्रश्न बना, नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर मध्य प्रदेश के कुठार पन्ना में स्थित है। नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न आएगा, आप उत्तर देंगे नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर मध्य प्रदेश के कुठार पन्ना में स्थित है। ध्यान देंगे यह भी मध्य प्रदेश में ही आ रहा है, जहाँ पर एक पन्ना जगह है वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न आया, नागोद का शिव मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों उत्तर दीजिएगा नागोद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। नागोद का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही आ रहा है। तो प्रश्न आएगा नागोद का शिव मंदिर कहाँ पर है? आप उत्तर देंगे नागोद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और अगला प्रश्न आया, खोह का शिव मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों खोह का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ध्यान दीजिएगा नागोद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में आ रहा है और खोह का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में आ रहा है। तो दोस्तों नागोद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है, खोह का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है, नागोद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और खोह का शिव मंदिर भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से अभी हम लोगों ने गुप्त काल के वास्तुकला के बारे में पढ़ा और जाना। अब आइए दोस्तों अब हम लोग गुप्त काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों गुप्त काल के विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण ये व्यक्ति हैं आर्यभट्ट, जिसका मैंने यहाँ पर पिक लगाया, आप लोग देखेंगे। ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे। तो दोस्तों इनका पहला ही प्रश्न आ रहा है इनके बारे में, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? दोस्तों उत्तर देंगे आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? उत्तर देंगे आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए कि जो भी प्रश्न है आप लोग यहीं पर याद कर लीजिए, केवल आप लोगों को रिवीजिंग करना बाकी रहे। रिवीजिंग तो आपको बार बार करना होगा, मस्ट है रिवीजिंग करना। एक ही उपाय है, अगर जिस चैप्टर को आप तैयार कर लिए हैं अगर आप भूलना नहीं चाहते हैं तो रिवीजिंग के अलावा और कोई टिप्स नहीं है कि कोई शॉर्टकट है आपको बता दूं और आप लोग शॉर्टकट अपना करके याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है तो मेरे समझ से वो बाहर है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा
कि रिवीजिंग करने में कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है। अगर किसी चैप्टर को आप 1 घंटे में पढ़ते हैं तो अधिक से अधिक 10 मिनट में वो रिवीजिंग हो जाता है, उससे अधिक टाइम नहीं लगता। इसलिए रिवीजिंग मस्ट है, बार बार करिए, बार बार कहता हूँ और मैं बार बार रिवीजिंग कराता हूँ ताकि आप लोग को यहीं पर याद हो जाए। तो दोस्तों पहला प्रश्न बना, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। और पटना कहाँ पर है? बिहार में, जो कि बिहार की प्रेजेंट टाइम में राजधानी है पटना। तो आर्यभट्ट के जन्म के बारे में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप उत्तर देंगे आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था। पहला प्रश्न आया, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? उत्तर देंगे आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों अगला प्रश्न आया, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर देंगे आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न आया, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, जब इतने बड़े विद्वान हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो कोई न कोई ग्रंथ इनके द्वारा लिखा जाएगा। तो प्रश्न यही आ रहा है, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आप उत्तर देंगे आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उन्हीं के नाम पर पड़ रहा है, इनके ग्रंथ का नाम आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम, यानी आर्यभट्ट इनका नाम है और उनके ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। तो प्रश्न आ रहा है, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आप उत्तर देंगे आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। फिर अगला प्रश्न आया, किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आ रहा है, किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो दोस्तों इसका उत्तर यह है कि आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। ध्यान देंगे दोस्तों, आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। और प्रश्न यही पूछा जा रहा है आपसे कि किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तुरंत उत्तर देंगे आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों यहाँ पर आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हो रहा है। आर्यभट्ट का जन्म पटना में हो रहा है, जो बिहार की राजधानी है प्रेजेंट टाइम में। आर्यभट्ट के द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी जा रही है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, और आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। फिर अगला प्रश्न बना, शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली की विवेचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली की विवेचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतने बड़े महान व्यक्ति थे, इनको इतनी जानकारी थी। और देखिए इनके द्वारा बताया गया कि पृथ्वी गोल है, और आर्यभट्टियम नामक इनके द्वारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिख दिया गया। और शून्य के सिद्धांत के बारे में भी बताया जा रहा है इन्हीं के बारे में। और शून्य के सिद्धांत के बारे में ये बताया जा रहा है कि शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली की विवेचना आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। और प्रश्न यहाँ बन रहा है कि शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली की विवेचना किसके द्वारा की गई थी? आप उत्तर देंगे शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली की विवेचना आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आया, वराह मिहिर का जन्म कब हुआ था? अब ध्यान देंगे दोस्तों, अभी हम लोग आर्यभट्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे वराह मिहिर के बारे में। और वराह मिहिर का पहला ही प्रश्न बन रहा है, वराह मिहिर का जन्म कब हुआ था? उत्तर देंगे वराह मिहिर का जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। और मैंने यहाँ पर बताया कि आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था और वराह मिहिर का जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों प्रश्न आएगा, वराह मिहिर का जन्म कब हुआ था? आप उत्तर देंगे वराह मिहिर का जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न बना, आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष कौन हुए थे? ध्यान दीजिएगा, पहले कौन हो गए? आर्यभट्ट। और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष कौन हुए? आप उत्तर देंगे आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष वराह मिहिर हुए थे। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले कौन हो रहा है गणितज्ञ? आर्यभट्ट हो रहे हैं, और दूसरे कौन हो रहे हैं? वराह मिहिर हो रहे हैं। तो प्रश्न यही पूछ रहा है
कि आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष कौन हुए थे। आप उत्तर देंगे आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष बराहमिहिर हुए थे। अगला प्रश्न आया, बराहमिहिर ने 6 और कौन से ग्रंथ लिखे थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, बराहमिहिर ने 6 और कौन से ग्रंथ लिखे थे। तो आप उत्तर देंगे बराहमिहिर के द्वारा पहला पथ सिद्धांतिका, दूसरा विवाह पटल, तीसरा योग माया, चौथा बृहत् संहिता, पांचवा बृहत् जातक एवं छठा लघु जातक नामक ग्रंथ की रचना किया था। किसने? बराहमिहिर ने किया था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ध्यान देंगे दोस्तों बृहत् संहिता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बृहत् संहिता सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बराहमिहिर ने 6 और कौन से ग्रंथ लिखे थे। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे बराहमिहिर के द्वारा 6 ग्रंथ जो लिखा गया था या उसकी रचना की गई थी, पहला था पथ सिद्धांतिका, दूसरा विवाह पटल, तीसरा योग माया, चौथा बृहत् संहिता, पांचवा बृहत् जातक एवं छठा लघु जातक नामक ग्रंथ की रचना किया था। किसने? बराहमिहिर ने। अगला प्रश्न बना, ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न बना, ब्रह्मगुप्त क्या थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कौन आ गए? आर्यभट्ट आ गए, उसके बाद बराहमिहिर आ गए। अब प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रह्मगुप्त क्या थे। तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन गणितज्ञ थे, यानी कि ये भी गणितज्ञ हैं। प्रश्न आएगा ब्रह्मगुप्त क्या थे। आप उत्तर देंगे ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ था। आप उत्तर देंगे ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न आएगा ब्रह्मगुप्त क्या थे। आप उत्तर देंगे ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। फिर अगला प्रश्न आया, ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी। आप उत्तर देंगे ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म स्फुटक सिद्धांत की रचना की गई थी। ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना किया। आप उत्तर देंगे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ की रचना की थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। प्रश्न आएगा ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी। आप उत्तर देंगे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न आया, धन्वंतरी कौन थे। तो दोस्तों धन्वंतरी का नाम मुझे लगता है कि हर बच्चा जानता होगा, चूँकि धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित थे और इनको कहा जाता है कि धन्वंतरी से बेहतर आज तक कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं हुआ, खास करके आयुर्वेद जड़ी बूटियों को लेकर के, यानी कि कह सकते हैं चिकित्सा क्षेत्र को लेकर के। तो धन्वंतरी के बारे में ही पूछा जा रहा है कि धन्वंतरी कौन थे। आप उत्तर देंगे धन्वंतरी आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। मैंने अभी आपको बताया कि धन्वंतरी से बेहतर आयुर्वेद का कोई विद्वान नहीं था। तो प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है धन्वंतरी कौन थे। आप उत्तर देंगे धन्वंतरी आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। आयुर्वेद के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। फिर अगला प्रश्न आया, शशांक किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। और दोस्तों एक बात और ध्यान देंगे, यही शशांक है जो बोधि वृक्ष को कटवाया था। ध्यान दीजिएगा, बोधि वृक्ष को यही शशांक के द्वारा कटवा दिया गया था। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है शशांक किस धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों आज के चैप्टर में बस इतना ही प्रश्न है, लेकिन आइए सबसे पहले एक बार और इस चैप्टर को रिविजन करते हैं और उसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आज के चैप्टर का सबसे पहले प्रश्न बना था भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है। हमने आपको बताया भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और फिर अगला प्रश्न बना था सांची का मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर बना था सांची का मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न बना पिपरिया का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका उत्तर बना था पिपरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और फिर अगला प्रश्न बना था
तिगवा का कंकाली देवी मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था तिगवा का कंकाली देवी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। तिगवा का कंकाली देवी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न बना था तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों इसका उत्तर बना था तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और फिर अगला प्रश्न बना नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर कहाँ पर है? इसका उत्तर बना था नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर मध्य प्रदेश के कुठार पन्ना वाले इलाके में स्थित है। फिर अगला प्रश्न बना नागोद का शिव मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों इसका उत्तर बना था नागोद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। और अगला प्रश्न बना था खोह का शिव मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था खोह का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। फिर दोस्तों गुप्त साम्राज्य से विज्ञान के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। उसमें सबसे पहले प्रश्न बना था आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? उत्तर बना था आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। और फिर अगला प्रश्न बना आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका उत्तर बना था दोस्तों आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था, जो दोस्तों आज के समय में बिहार की राजधानी है, यानी पटना बिहार की राजधानी है प्रेजेंट टाइम में। फिर अगला प्रश्न बना था आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। और अगला प्रश्न बना किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। और फिर अगला प्रश्न बना इन्हीं से संबंधित शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विवेचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली की विवेचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हो रहा है। आर्यभट्ट का जन्म पटना में हो रहा है। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। और शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली की विवेचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। फिर अगला प्रश्न आया बराह मिहिर का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर बना था बराह मिहिर का जन्म 550 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न बना आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष कौन हुए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष वराहमिहिर हुए थे। फिर अगला प्रश्न बना था वराहमिहिर ने 6 और कौन से ग्रंथ लिखे थे? तो दोस्तों वराहमिहिर के द्वारा जो 6 और ग्रंथ लिखा गया था उसमें सबसे पहले पथ सिद्धांतिका था, दूसरा विवाह पटल था, तीसरा योग माया, चौथा बृहत संहिता, पांचवा बृहत जातक एवं छठा लघु जातक ग्रंथ लिखे गए थे। अगला प्रश्न बना ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर बना था ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न बना ब्रह्मगुप्त क्या थे? तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। और फिर अगला प्रश्न बना ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका उत्तर बना था ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ की रचना की थी। और दोस्तों अगला प्रश्न बना था धन्वंतरी कौन थे? आप उत्तर देंगे धन्वंतरी आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। और अगला प्रश्न बना था शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों ध्यान देंगे शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। और इसी शशांक के द्वारा दोस्तों बोधि वृक्ष को कटवाया गया था। ध्यान दीजिएगा यही वो शशांक है जिनके द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया आज के चैप्टर में कि भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और सांची का मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया पिपरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और आगे हमने आपको बताया तिगवा का कंकाली देवी मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। फिर मैंने आपको बताया तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यानी दोस्तों तिगवा का कंकाली देवी मंदिर और तिगवा का विष्णु देवी मंदिर दोनों
मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही स्थित है। फिर हमने आपको बताया था नचना कुठार का पार्वती नचना मंदिर मध्य प्रदेश के कुठार पन्ना वाले इलाके में स्थित है, और नागोद का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, और खोह का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग दोस्तों कि नागोद का शिव मंदिर और खोह का शिव मंदिर दोनों मध्य प्रदेश के सतना जिले में ही स्थित है। फिर अगला प्रश्न बना, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? हमने आपको बताया था आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था, और आर्यभट्ट का जन्म पटना में हुआ था दोस्तों, और आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टियम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई थी, और आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है। और दोस्तों शून्य का सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली की विवेचना आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। और दोस्तों वराहमिहिर का जन्म 550 ईस्वी में हुआ, और आर्यभट्ट के बाद जो दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ थे वो वराहमिहिर ही थे, यानी कि आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिष वराहमिहिर हुए थे। और वराहमिहिर ने 206 और ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें सबसे पहले पथ सिद्धांतिका था, दूसरा विवाह पटल, तीसरा योग माया, चौथा बृहद संहिता, पांचवा बृहद जातक एवं छठा लघु जातक ग्रंथ लिखे थे। इसके बाद मैंने आपको दोस्तों बताया ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ईस्वी में हुआ था, और ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। फिर मैंने आपको बताया ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ग्रंथ की रचना की थी, और दोस्तों धन्वंतरी आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, और शशांक शैव धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों इस प्रकार आज का जो चैप्टर है गुप्त साम्राज्य भाग 5 यहीं पर समाप्त होता है। और एक बात और बताऊं, जो गुप्त साम्राज्य हमने भाग 1, 2, 3, 4 और 5 आपको पढ़ाया, ये चैप्टर आज का गुप्त साम्राज्य का लास्ट चैप्टर था। आज का गुप्त साम्राज्य चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का चैप्टर पूरी तरह से आज यहीं पर समाप्त हो रहा है, और कहूँगा दोस्तों आप लोगों को दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रिविजिंग मस्ट है। हर बार कहता हूँ, बार बार कहूँगा, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चैप्टर याद हो जाता है, अगर रिविजिंग नहीं करेंगे तो सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। जितना रिविजिंग करेंगे आपके फ्यूचर के लिए उतना ही फ़ायदा होगा। चूँकि हमने देखा है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं, कुछ छात्राएं ऐसी होती हैं जिनको चैप्टर तैयार होता है, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं वो चैप्टर भूल जाते हैं और बिना प्रश्न को हल किए वापस चले जाते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इन बच्चों के द्वारा उस चैप्टर का रिवीजन नहीं किया गया। अगर चैप्टर का रिवीजन किया गया होता तो एग्जाम में उस प्रश्न के उत्तर को भूलते नहीं और प्रश्न को पूरी तरह से हल करके आते। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार चैप्टर की रिवीजन करिए। और दोस्तों यहीं पर आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।